Hello everyone, welcome to the Python Pandas series. Today we are going to start with the second chapter of Informatics Practices CBSE 12th class, that is Python Pandas 2. In this section we are going to cover the following topics. पहला जो टॉपिक है that is about iter rows and iter item functions. हम इनके बारे में जानेंगे कैसे काम करते हैं. The second one is the binary operations on data frames, plus, minus, multiplication, division. तो मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को हम एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. We are going to look after all these things over here in this topic. Then the next one will be minimum and maximum functions, and the last topic of this section will be sum and count functions. So here begins the first section of this Python Pandas 2 chapter. Hello everyone, this is the first section of Python Pandas chapter, and in this section we are going to learn about two functions, that is iter rows and iter items. Iter rows function is basically used to iterate over a data frame, और यहाँ पर हम रो वाइज डेटा को जो है वो एक्सेस करते हैं. यहाँ पर जो रोज निकल कर आती हैं, दे कंटेन ऑल द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम. तो हमारे पास सबसेट्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग रोज अलग अलग हो जाती हैं. R1 विल बी separated, second row will be separated, third row will be separated with all the columns of the data frame. और जो कंटेंट हमारे पास सेपरेट होकर आता है डाटा फ्रेम से, वो एक सीरीज के फॉर्म में आता है. उस सीरीज के अंदर जो इंडेक्स होता है वो हमारे पास कॉलम की वैल्यूज जो है एज अ इंडेक्स आ जाती हैं, एंड देन वी आर हैविंग कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रो एज सीरीज. तो यहाँ पर आपको अगर वर्टिकल डेटा सबसेट्स क्रिएट करने हैं, सो वी कैन क्रिएट यूजिंग द using this option iter rows. इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस मैंने यहाँ पर आइडियली ओपन कर रखा है. आइडियली मैं एक नया फाइल ले लेती हूँ और यहाँ पर जाकर हम इस फाइल को सेव कर देते हैं. इसका नाम मैंने दे दिया है टेस्ट रोज, और पाइथन अपने आप एक्सटेंशन आ जाएगा. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ माई प्रोग्राम विल बी आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी, क्योंकि डाटा फ्रेम पांडास का पार्ट होता है, और इसके लिए मैंने एलियास p ले लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी फॉर दिस पर्पस. सो डिक्शनरी के लिए वेरिएबल मैंने यहाँ डिक लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम होगा है. तो यहाँ पर जाकर मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया. डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ. डिक्शनरी के अंदर मैंने कुछ कीज ले ली हैं. बुक आईडी ले लिया है, बुक नेम ले लिया है, देन टेकिंग द ऑथर, एंड द फोर्थ वन इज कॉस्ट. ये मैंने कीज ली हैं, अभी इनकी वैल्यूज हम डालेंगे. तो डिक्शनरी के अंदर आप जितनी कीज क्रिएट करते हैं उतने डाटा फ्रेम के कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट अ कॉलन साइन ओवर है, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यूज डालेंगे इनकी. सो जितनी वैल्यूज हम यहाँ देंगे वो सब रोज बन जाएंगे हमारे डाटा फ्रेम की. तो मैं यहाँ कॉलन साइन के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स अटैच कर रही हूँ. सो पुटिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, आई एम गोइंग टू गिव सम बुक आईडीज ओवर है. तो मेरे पास 4 कॉलम है, और मैं यहाँ जाकर 102, 103 एंड 104, ये 3 मैंने यहाँ पे रोज बना दी हैं. 3 बुक्स के नाम मुझे यहाँ देने हैं. मैं इसका नाम B1 दे देती हूँ, एंड देन सेकेंड बुक नेम विल बी B2, कैपिटल, एंड देन यहाँ पर B3 मैंने इस बुक का नाम ले लिया है. एंड नाउ वी आर हैविंग दिस वैल्यू एज ऑथर. ऑथर में मैंने इसका नाम A1 दे दिया है. देन सेकेंड वन आई एम टेकिंग इज A2, then A3, और यहाँ पर हम कॉस्ट दे देते हैं. So we are going to put cost. ये कॉस्ट दे दिया हमने. हमारा पूरा डिक्शनरी क्रिएट हो गया है. सो दिस इज डिक्शनरी. यहाँ से डेटा फ्रेम बनाएंगे. डेटा फ्रेम के लिए वेरिएबल मैंने यहाँ पे df लिया है. इक्वल्स टू साइन हम प्रेस करेंगे. p डॉट फंक्शन यूज विल बी डाटा फ्रेम. डाटा फ्रेम फंक्शन लिया है, इसे मैंने डिक्शनरी एज इट इज पास कर दी है. अब इसके साथ अगर मुझे इसमें रोज का इंडेक्सिंग भी देना है, कॉलम की इंडेक्सिंग तो कीज हो गई डिक्शनरी की, दैट इज बुक आईडी, बुक नेम, कॉस्ट, ऑथर, है ना. रोज को अगर आपको इंडेक्स करना है, पहले मैं देखिए डाटा फ्रेम आपको प्रिंट करके बता देती हूँ, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश. तो मैंने यहाँ इसको F5 की प्रेस किया. तो अब आप देखिए यहाँ पर तो कॉलम बन गए हैं. इंडेक्सिंग यहाँ पे रोज की कैसे आ रही है, तो यहाँ पे जो रोज की इंडेक्सिंग आ रही है दैट इज 0, 1, 2, लाइक दिस द रोज आर इंडेक्स्ड ओवर है. ठीक है, तो मुझे इसकी जगह पर नाम देना है R1, R2, R3. हाउ टू गिव इट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है इसमें हम इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. इंडेक्स दे दिया इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
वैल्यूज डालेंगे। इस पहली रो का नाम R1 दे दिया है, सेकंड का नाम R2 दे दिया है, थर्ड का नाम मैंने R3 दे दिया है। So that's it. Now again I am going to execute my program as F5 और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है R1, R2, R3 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर रोज को हमने इंडेक्सिंग दे दिया है। सेकेंडली एक छोटा सा इशू और आ रहा है, यहाँ पे y एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। तो y एक्स्ट्रा क्यों प्रिंट हो रहा है यहाँ पर? given somewhere, we are not given. Okay, let it be. So this is my data frame. Now what I want to do, I want to print सबसेट ऑफ दिस डेटा फ्रेम। तो मैं यहाँ इटर रोज फंक्शन का यूज करूंगी। इटर रोज में मेरे पास 3 रोज हैं, तो 3 बार मेरा जो डेटा फ्रेम है वो इटरेट होगा, रिपीट होगा, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। एंड फॉर दैट पर्पस आई एम टेकिंग फॉर लूप। और फॉर लूप में जाकर मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम डेटा को फैच करते हैं तो डेटा के अंदर 2 चीज़ें निकल कर आएंगी। एक तो कॉलम के इंडेक्सेस निकल कर आने वाले हैं एंड देन सेकेंडली इसका सीरीज निकल कर आने वाला है। सीरीज के अंदर का डेटा निकल कर आने वाला है और उसको स्टोर करने के लिए वी नीड टू वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल x ले लिया और एक वेरिएबल मैंने यहाँ y ले लिया है। देन वी आर गोइंग टू पुट इन, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर इन एंड देन आई एम गोइंग टू यूज इटर रोज फंक्शन। तो मैंने यहाँ लिया इटर रोज, सो इट इज गोइंग टू इटरेट ओवर द रोज और यहाँ पर जाकर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ x। जब आप x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर जितनी रोज होंगी ना उतनी वैल्यूज यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये रो का नाम जो है आपको प्रिंट करके बता देगा। इसको देखिए मैंने F5 की प्रेस किया है एंड वी आर फाइंडिंग द नेम्स ऑफ द रोज ओवर है R1, R2, R3। मतलब इटर रोज फंक्शन जितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है हर बार वो डेटा फ्रेम में से एक रो को एज अ सबसेट बाहर निकाल रहा है और उसका कंटेंट जो है यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा। कंटेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसका यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली हो ये रहा है कि जब इटर रो फंक्शन यूज होता है तो जब वो x को प्रिंट कर रहा है तो बेसिकली इट इज गोइंग टू प्रिंट रो नेम या रो का इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट होगा। अगर आपने 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में इंडेक्स दे रखा है तो x इज गोइंग टू फैच द रो नेम और रो इंडेक्स, क्योंकि इटर रो फंक्शन रोज को बाहर निकालता है और रोज के अंदर वो सारे कॉलम होते हैं जो आपके डेटा फ्रेम में अवेलेबल होते हैं। तो जो कंटेंट होता है उस रो के साथ में जो एसोसिएटेड डेटा है that will be stored inside the variable y। तो y यहाँ पर आपको क्या निकाल के देगा? तो y is going to store the data part of the rows। तो यहाँ पर हम y को प्रिंट करते हैं। तो इसको y को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एंड प्रिंटिंग y over here और इसको जाकर मैंने सेव किया एंड नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। तो देखिए यहाँ पर जब आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो तीनों रोज के कंटेंट आपको R1 लिखा हुआ आ रहा है एंड ऑल कॉलम्स आर प्रिंटेड। तो कॉलम एक्सेस यहाँ पर एज एन इंडेक्स आ रहा है। जैसे आप सीरीज के अंदर इंडेक्सेस देखते थे तो वहाँ पे 0, 1, 2, 3 आते थे, फिर हम इंडेक्स का नाम चेंज करते थे। तो यहाँ पर जो आपका कॉलम है वो इंडेक्स बन जाएगा और वैल्यूज जो है वो सीरीज के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में यहाँ पर आपको प्रिंट हो रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर ऑल द रोज ऑफ द टेबल। तो 3 रोज है तो 3 बार एग्जीक्यूशन हुआ, 4 होती तो 4 बार रन होता। Like this it will be executed. So this is an example of iter rows functions. इसके बाद जो सेकंड फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, इस नेम इज इटर आइटम्स। इटर आइटम फंक्शन जो रहता है वो किसी भी डेटा फ्रेम को कॉलम वाइज इटरेट करता है और उसके बाद जो सबसेट्स निकल कर आते हैं उसके अंदर वो कॉलम्स होते हैं जो आपकी डेटा फ्रेम की सारी रोज को कंटेन करते हैं। और यहाँ पर भी जो है आपका हॉरिजॉन्टल सबसेट जो है वो क्रिएट होता है। इट क्रिएट्स हॉरिजॉन्टल, ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्टिकल सीरीज जो लिखा हुआ है इट शुड बी हॉरिजॉन्टल सबसेट इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स एंड सीरीज। तो जो यहाँ इंडेक्सेस निकल के आएंगे वो रो के नाम होंगे और कंटेंट जो होगा, डेटा जो होगा वो सीरीज के फॉर्म में आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू प्रोग्राम। मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ पर सेव कर रही हूँ और यहाँ पर जाकर मैंने इसका नाम दे दिया इटर आइटम्स। Saving my file over here. Now again we have to import data Python pandas library. So that is already imported in my program. उसके बाद में हमको फिर यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। So we have created data frame using the same content that was used in last program. उसके बाद में हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया है with index values as R1, R2 and R3 and column values as BID, book name, author and cost. And now we are printing data frame over here.
अब हमको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ iter rows फंक्शन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ फंक्शन iter items एंड वी आर गोइंग टू व्यू द चेंजेस। तो इसके लिए मैंने एक तो प्रिंट y हटा दिया है, यहाँ पे वेरिएबल में xy ही ले रही हूँ एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस iter rows आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू iter items। इसको मैंने यहाँ सेव किया। जब हम iter items को इटरेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल x है, ये x क्या करेगा, ये उन कॉलम्स का नाम स्टोर करेगा जिनको इटरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज प्रिंट होंगी दैट विल बी कॉलम नेम, और इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड कॉलम नेम सो इंडेक्सेस ऑफ द कॉलम्स विल बी प्रिंटेड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट द वेरिएबल x। तो अभी मैं यहाँ पे x को ही प्रिंट कर रही हूँ, उसके बाद में हम y का यूसेज देखेंगे। इसको मैंने यहाँ सेव किया, प्रेसिंग F5 की ओवर है और इसको मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके एक एक कॉलम के नाम जो है आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो गए हैं। दिस इज BID, दिस इज बुक नेम, दिस इज ऑथर एंड द नेक्स्ट वन इज एज कॉस्ट। तो चारों कॉलम हमको यहाँ पर प्रिंट होकर आ गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंटेंट्स ऑफ दिस कॉलम्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेरिएबल y। तो y किस चीज को डिपिक्ट करता है, तो y डेटा पार्ट को डिपिक्ट करता है सीरीज का। तो जब आप यहाँ पे iter items फंक्शन को यूज करेंगे तो हर कॉलम का जो डेटा है वो कौन स्पेसिफाई कर रहा है, दैट इज वेरिएबल y। तो हमने यहाँ पे y को प्रिंट कर लिया है और हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आई एम सेविंग माई फाइल एंड प्रेसिंग F5 की। नाउ यू विल सी, आपको सबसे पहले कॉलम का नाम आ जाएगा और उस कॉलम के अंदर जितनी भी रोज के साथ वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। तो रोज के इंडेक्सेस निकल कर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको आइटम्स के अंदर वैल्यूज फैच होकर आ रही हैं। सो दिस इज iter फंक्शन एंड iter rows and iter items function of Python Pandas 2. In this section of Python Pandas 2 chapter, we are going to learn about binary operations that can be performed on data frames. So let's begin with it. तो बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो हम पाइथन में यूज करते थे। एंड द फर्स्ट वन इज एडिशन, द ऑपरेटर फॉर एडिशन। तो यहाँ पर जब आप दो डेटा फ्रेम्स को जोड़ना चाहते हैं, उनके कंटेंट को आप जोड़ना चाहते हैं, सो वी कैन मेक यूज ऑफ द सिंबल प्लस, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं। पाइथन के ऑपरेटर्स में भी हमने प्लस का साइन का यही यूज देखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लस साइन वी हैव टू फंक्शंस ओवर हियर, दैट इज द ऐड फंक्शन एंड आर ऐड फंक्शन। एडिशन फंक्शन जो है वो दो डेटा फ्रेम्स को जोड़ता है। दैट इज सपोज मेरे पास df1 और df2 नाम के दो डेटा फ्रेम्स हैं, तो df1 प्लस df2 कुछ इस तरह से यहाँ पे जोड़ेगा। एंड r8 क्या करेगा, तो ये उल्टा एडिशन करेगा, दैट इज df22 प्लस df1 लाइक दिस। एग्जाम्पल लेकर हम यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर पाइथन आइडियली ओपन कर रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल ओवर हियर। तो हम फाइल में गए, यहाँ पर जाकर इस फाइल को मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं eg बाइनरी और पाइथन एक्सटेंशन ही अपने आप ले लेगा। नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट डेटा फ्रेम्स ओवर हियर। और डेटा फ्रेम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथन पांडास को इंपोर्ट करेंगे यूजिंग द स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडास एज PD। तो इस बार मैंने यहाँ पर जो एलियास ले रखा है वो PD लिया है। लास्ट टाइम मैंने P लिया था, बस ये बताने के लिए कि एलियास का नाम कुछ भी हो सकता है। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड नेम, यू कैन टेक एनीथिंग। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो सिर्फ P लेते हैं, P नहीं लेते हैं तो उनको लगता है कि गलत हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड नेम। एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ओवर हियर। इस टाइम में डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए एक लिस्ट का यूज करूंगी। एंड ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेशन प्लस साइन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर प्लस का। सो आई विल रिक्वायर 2 डेटा फ्रेम्स एंड फॉर दैट पर्पज आई विल बी रिक्वायरिंग 2 लिस्ट ओवर हियर। तो मैंने इसका नाम दे दिया LST1 और यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट हम नेस्टेड फॉर्म में लेंगे और अभी मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ले रही हूँ, फिर हम इसको नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में भी लेकर मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने फर्स्ट जो है रो क्रिएट कर लिया है। लिस्ट के अंदर जो हम नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं तो उसमें जो सिंगल लिस्ट यहाँ पे जाती है, इट क्रिएट्स अ रो इनसाइड द डेटा फ्रेम। ये यहाँ पर जाकर हमने सेकंड ले लिया। वैल्यूज थोड़ी छोटी लेते हैं जिससे कि एडिशन को हम चेक भी कर पाए। ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 एंड टेकिंग अनदर रो, और इसके अंदर मैंने फिर
छोटी छोटी कुछ वैल्यूज दे दी हैं. दिस इज माई फर्स्ट लिस्ट. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर लिस्ट एज लिस्ट 2. तो ये मैंने यहाँ पे लिस्ट 2 ले लिया है, lst2, और इसके अंदर भी हम थोड़ी सी कुछ स्मॉल वैल्यूज जो है वो डाल देते हैं. सो वी आर गोइंग टू पुट सम स्मॉल वैल्यूज ओवर हियर लाइक दिस. 3 ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है, टेकिंग 3 एंड टेकिंग 3 हेयर. इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ओवर हियर. तो मैंने यहाँ पे df1 ले लिया है, df1 इक्वल्स टू एंड देन pd डॉट डेटा फ्रेम वी विल बी टेकिंग pd डॉट, और फिर मैंने यहाँ ले लिया डाटा फ्रेम एंड वी आर गोइंग टू पास lst1 ओवर हियर. तो ये मेरा पहला डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सेकंड डेटा फ्रेम एज df2. तो मैंने यहाँ पर ये df2 ले लिया है और इसके पीछे जाकर मैं lst2 को यहाँ पास कर देती हूँ. सो दिस df2 डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द डेटा फ्रॉम द लिस्ट lst2. और इन दोनों को हम प्रिंट भी करके देख लेते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स ओवर है. तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट df1 एंड देन प्रिंटिंग df2. अच्छा, इंडेक्सेस और कॉलम की जो वैल्यूज हैं, कॉलम के जो इंडेक्सेस हैं और जो रो के इंडेक्सेस हैं वो हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं 0 1 2 3. उसके बाद हम जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें हम चेंजेस करके देखेंगे यहाँ पर. सो आई सेव दिस कंटेन्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. अभी मैंने बाइनरी ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, सिर्फ 2 डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए हैं. देखिए यहाँ पे मेरे पास दोनों डेटा फ्रेम्स क्रिएट होकर आ गए हैं. ये वाला जो मेरा सेल है, दिस सेल 12, इसका जो इंडेक्स है वो होगा 0 0. इस इंडेक्स का जो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है 23, इसका इंडेक्स जाएगा 0 1. दिस यू नो है ना. और इस पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो इट्स इंडेक्स विल बी 2 2. पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम का नाम लिखते हैं. अच्छा, जब हम बाइनरी ऑपरेशन का यूज करने वाले हैं, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेटर होता है तो वो एग्जीक्यूशन किस तरह से करेगा, तो वो सेम इंडेक्सेस की वैल्यू पे ऑपरेट करता है. इफ यू आर नॉट गेटिंग सेम इंडेक्सेस तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का रिजल्ट हमेशा NaN आता है, दैट इज नॉट अ नंबर. तो यहाँ पर जो वैल्यूज ऐड होने वाली हैं वो करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस की वैल्यूज ऐड होने वाली, मतलब फर्स्ट डेटा फ्रेम का जीरोथ एलिमेंट जो है नेक्स्ट डेटा फ्रेम के जीरोथ एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा. अगर इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो वो नैन वैल्यू रिटर्न कर देगा. In the same way, zeroth one element of df1 will be added to zeroth one element of df2. तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड होकर आपको रिजल्ट के अंदर रिजल्ट्स शो करेंगे. तो इसको चलिए हम ऑपरेट करके देखते हैं. सो वी आर अगेन मूविंग टूवर्ड्स आवर फाइल, और मैं अभी रिजल्ट वाला जो शीट है उसको बंद कर देती हूँ. एंड हेयर आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दैट ऑपरेटर प्लस. हमने यहाँ पे ले लिया प्रिंट एंड देन वी आर टेकिंग df1 प्लस df2. तो मैंने यहाँ पे df2 ले रखा है, इसको हमने ऐड किया एंड देन एग्जीक्यूटिंग माय फाइल ओवर हियर. सो यू विल फाइंड द रिजल्ट्स ओवर हियर. तो अब देखिए रिजल्ट्स आपको कैसे आने वाले हैं. मेरा जो पहला डेटा फ्रेम है इसके अंदर का तो जो जीरोथ एलिमेंट है वो, और इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का जीरोथ एलिमेंट, दे विल बी एडेड. तो 12 + 1 वी विल बी गेटिंग 13 ओवर हियर. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 23 + 2 that is 25, then 45 + 1 that is 46, result we are getting, then 56 + 2, so we are getting 58. in the same way ये वाला जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, that is 1 + 3 4, then 2 + 2 that is 4, then 3 + 3 that is 6, and then 4 + 2 that is 6. इस तरह से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. तो करस्पॉन्डिंग सेम इंडेक्स की वैल्यूज डेटा फ्रेम 1 की डेटा फ्रेम 2 के साथ ऐड होंगी. नहीं होगा तो आपको रिजल्ट NaN के फॉर्म में आएगा. तो हम इसको अब कुछ एलिमेंट्स हम इनके इंडेक्सेस चेंज करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो पहला एग्जाम्पल हुआ आपके सामने. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर है, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द इंडेक्सेस. तो इंडेक्स चेंज करने के लिए मैं लिस्ट के अंदर गई और मैं यहाँ पर इंडेक्स ले लेती हूँ. इंडेक्स मतलब रो नंबर्स आई एम गोइंग टू चेंज. और कितनी रोज है मेरे पास, तो इन ऑल आई एम हैविंग 3 रोज. तो मैं यहाँ 3 रोज दे रही हूँ और तीनों रोज को नाम दे देती हूँ. मैंने इसको दे दिया R1.
अच्छा, मैं सबके नाम अगर चेंज कर दूंगी तो एक भी वैल्यू ऐड नहीं होगी क्योंकि दोनों में मैच ही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ R1 ले लिया है, देन आई एम टेकिंग इट एज 0 एंड देन आई एम टेकिंग इट एज 1। इसको मैं 1 ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोज को वैल्यूज दे दी हैं, रोज को नाम दे दिए हैं। अब देखिए मेरे जो डेटा फ्रेम्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज होंगी। तो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल नाउ। इसको मैंने F5 की प्रेस किया। अब आप देखिए यहाँ पर, सो दिस इज R1 यस, दिस इज माई रिजल्ट। और इसमें मैंने यहाँ पर इधर गई, हाँ ये वाला जो एलिमेंट है इसका, अब देखिए यहाँ R1 नाम का तो इंडेक्स रो है ही नहीं। ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट्स नॉट एट ऑल अवेलेबल, है ना, R1 तो है ही नहीं। इसको अभी छोड़ देते हैं। वी आर गोइंग टू बिगिन विद 0। तो यहाँ 0th एलिमेंट है, आई एम हैविंग दिस 0th इंडेक्स रो, और 0th इंडेक्स रो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ का जो 1 है वो इस 1 के साथ ऐड होगा, इट विल गिव यू 2। तो यहाँ की जो 0th इंडेक्स की सीरीज है यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, तो प्रोवाइडिंग यू 2। फिर यहाँ पे ये 2 आ गया, दिस विल बी एडेड टू दिस 2, दैट इज 4। 3 हुआ, 3 के साथ 1 ऐड होगा एंड दैट इज 4। ये 4 है और यहाँ 2 है तो 6 आ गया। तो ये वाला जो रो है, क्योंकि मैंने कॉलम के इंडेक्स से चेंज नहीं किए, तो ये वाला जो रो है इसके साथ में ऐड होगा एंड इट इज गोइंग टू रिजल्ट इट इनटू दिस रो। फर्स्ट इंडेक्स वाला जो रो है वो यहाँ से ऐड होगा, इसमें ऐड होगा और इट इज गोइंग टू जनरेट हुआ है। अब सेकंड इंडेक्स का रो आपके पास अवेलेबल नहीं है ऊपर कहीं, तो भी चूंकि अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर यहाँ पे NN वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। इन द सेम वे R1 इज नॉट अवेलेबल इन डेटा फ्रेम 2। तो यहाँ पर ये जो R1 वाला जो रो है आपके पास में, यहाँ पे तो R1 अवेलेबल है नहीं, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो एडिशन हो रहा है उसकी वैल्यूज की जगह आपको क्या मिल रहा है, NAN। तो अगर आपके इंडेक्सेस सेम नहीं आते हैं तो दिस इज द वे आपके डेटा फ्रेम्स जो हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, अब दिस वाज दिस। अब अगर मैं यहाँ पर ऐड फंक्शन का यूज करती हूँ तो इट इज गोइंग टू रिटर्न यू इनटू द सेम आउटपुट। तो मैंने यहाँ df1 लिखा, डॉट ऐड लिखा एंड एज एन आर्ग्यूमेंट आई एम गोइंग टू पास df2 ओवर हेयर। इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा सिस्टम किस तरह से करेगा, दिस विल बी इंटरप्रिटेड एज df1 प्लस df2, इस तरह से इंटरप्रिटेशन होगा। तो df1 की वैल्यू पहले df2 में ऐड होगी। इसको हमने यहाँ पे सेव किया और इसको हम F5 की से फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स ओवर हियर। और मैं इसको भी बंद करके एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक इट एज कमेंट, क्योंकि ये वाला आउटपुट 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वे योर डेटा फ्रेम्स आर एडेड। जब हम बात करते हैं R एड फंक्शन की, तो R एड स्टैंड्स फॉर रिवर्स एडिशन, स्टैंड्स फॉर रिवर्स एडिशन। और इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है दैट विल बी df2 प्लस df1। तो सेम स्टेटमेंट आई एम कॉपिंग ओवर है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, इंस्टेड एक्सेप्ट द R आई एम गोइंग टू इंसर्ट ओवर है और इसका इंटरप्रिटेशन एकदम चेंज हो जाएगा, दिस विल बी df2 प्लस df1। हालांकि एडिशन के केस में 5 + 2 आप लिखें या 2 + 5 लिखें तो रिजल्ट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। तो अभी हमको यहाँ पे रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज अवर कंटेन्स आर नंबर्स। सो इफ यू आर टेकिंग नंबर्स एज डेटा और आप वहाँ पर ऐड फंक्शन का यूज कर रहे हैं या फिर आप R ऐड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, देन देयर विल बी नो डिफरेंसेस, तो सेम आउटपुट्स आ रहे हैं। बट यस, इफ यू आर गोइंग टू मेक सम वैल्यूज एज स्ट्रिंग्स इन एनी ऑफ द डेटा फ्रेम्स, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मेरा ये जो सेकंड वाला रो है मैं इसको थोड़ा सा डाल देती हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग्स। तो ये जो 1 2 3 4 मैंने लिखा है इसको मैंने कैरेक्टर के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो ये 3 स्ट्रिंग हो गया एंड देन दिस 4 इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यूज ले ली हैं। यस, तो यहाँ पर जाकर हम लोगों ने इसके अंदर इसको स्ट्रिंग वैल्यूज ले लिया। दिस इज माई 0th रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। तो लिस्ट 1 के अंदर ये तो मेरा हो गया है R1, ये मेरी 0th रो है और ये मेरा फर्स्ट रो है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, करस्पॉन्डिंग लिस्ट 2 में जो मेरी 0th रो आ रही है, ये मेरा 0th रो है, ये फर्स्ट रो है एंड दिस इज सेकेंड रो। तो मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगी, आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू
स्ट्रिंग फॉर्म। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रही हूँ 4 वैल्यूज़। इधर मैंने ए डाल दिया, देन पुटिंग बीबी है, और फिर यहाँ पे सीसी डाल दिया हमने, और यहाँ पर हमने डाल दिया डीडी। ठीक, करस्पॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि हमको ये पता है पाइथन के अंदर अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऐड करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू जनरेट एन एरर। इससे मैंने करस्पॉन्डिंग रो को ही जो है वो चेंज किया स्ट्रिंग के अंदर। अब हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखेंगे ऐड फंक्शन के और आर एड फंक्शन के। एंड फॉर डूइंग दैट मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है df1 डॉट एड df2, इसके जस्ट ऊपर जाकर प्रिंट कमांड का यूज करके एक मैसेज डाल दिया है ऐड फंक्शन। एंड इन द सेम वे यहाँ पर मैंने df1 डॉट आर एड के साथ जो है एक मैसेज डाल दिया है रिवर्स ऐड फंक्शन। इस फाइल को मैंने यहाँ सेव कर लिया एंड देन प्रेसिंग F5 की ओवर है। तो अब आप देखिए रिजल्ट्स में ये हमारे पास डेटा फ्रेम 1 है और ये डेटा फ्रेम 2 है। जब हमने इसको ऐड फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, तो यहाँ पर मेरा जो 0th रो है दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ भी स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो ये दो स्ट्रिंग्स को चिपका देता है। जब प्लस साइन को हम दो स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं तो वो एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बिहेव करता है एंड इट जॉइंस टू स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे आप देखिए 1 और ए ज्वाइन हो गया, 2 और बी भी ज्वाइन हो गया, 3 और सी ज्वाइन हो गया, 4 एंड डी ज्वाइन हो गया। ये ऐड फंक्शन का रिजल्ट है। इन द सेम वे अगर आप रिवर्स ऐड फंक्शन पे जाएंगे जहाँ पे पहले df2 की वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा, तो df2 के केस में हमारे पास 0th इंडेक्स की जो रो है उसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। a1 पहले df2 की वैल्यू आ रही है, फिर bb2 df2 की वैल्यू पहले आ रही है, फिर df1 की आ रही है cc एंड dd। तो जब आपकी वैल्यूज स्ट्रिंग्स फॉर्म में होती हैं तो ऐड और ऐड फंक्शन जो है आपको डिफरेंस शो करेंगे, अदरवाइज दे आर रिमेनिंग सेम। So this was your add function. Now we are going to move towards the another operator, binary operator, that is minus. माइनस सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर जाकर देखिए तो मैं वापस से नंबर्स ले लेती हूँ। ये मेरे पास सेम प्रोग्राम है ईजी बाइनरी का, इसी को मैं माइनस के लिए चेंज करना चाह रही हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर जाकर कुछ रोज ले लेती हूँ। मैंने यहाँ 6 6 6 6 4 टाइम्स ले लिया है, और ये जो मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पर ली हैं इनको मैं हटा देती हूँ। I'm going to put some numbers over here. मैंने यहाँ पर 2 1 3 1 ऐसे कुछ नंबर्स ले लिए। इंडेक्स वैल्यूज अभी मैं हटा देती हूँ, मैं इसको कट कर लेती हूँ so that I can paste it later on। मैंने इसको कट करके रखा है, सेव किया। What more changes I am going to do over here, तो मैं यहाँ पे इसका कमेंट हटा देती हूँ और इस कमेंट की जगह मैं प्लस की जगह माइनस साइन का यूज करके आपको बता रही हूँ। एंड देन लेटर ऑन वी आर गोइंग टू सी सब एंड आर सब फंक्शंस ऑल्सो। तो अभी मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। इंडेक्सेस मेरे पास वही है, डिफॉल्ट 012 इंडेक्सेस मेरे वर्क कर रहे हैं कॉलम में भी और रोज के अंदर भी। तो मैंने यहाँ पर पहले लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट के बाद हमने डेटा फ्रेम्स क्रिएट किए एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिंटिंग डेटा फ्रेम्स विद देयर सब्ट्रैक्शन। तो इसको मैंने F5 की प्रेस किया है, नॉर्मल कंटेंट है, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और ये आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। इन द सेम वे ये वाली जो वैल्यू है मेरी 23, इसमें से ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा एंड देन वी आर गेटिंग रिजल्ट है 22। 45 है, इसमें से यहाँ पर आपको 3 माइनस हो जाएगा, वी विल बी गेटिंग रिजल्ट ओवर है। 56 है, इसमें से आपको यहाँ से 2 माइनस हुआ 54। तो 1 on 1 बेसिस पे ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ प्रोसेसिंग करेगा एंड गिव दिस रिजल्ट। तो ये यहाँ पे ये होगा, ये इसके साथ प्रोसेसिंग करेगा, ये रिजल्ट आपको देगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है, वेरी सिंपल टू इंटरप्रेट। नाउ द सेकंड वन इज, अगर मेरे पास इंडेक्सेस अलग हो जाएं तो अगेन मैं यहाँ पर गई, इस बार मैंने ls2 के अंदर जाकर यहाँ पर इंडेक्सेस को पेस्ट कर दिया है, कंट्रोल B, तो इंडेक्सेस हो गए हैं, तो ls2 के इंडेक्स चेंज हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0th इंडेक्स वाली रो ये वाली है और 0th इंडेक्स की रो ये है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा और आपको 0th इंडेक्स की रो मिल जाएगी। दिस इज द रो विथ फर्स्ट इंडेक्स 111 और रो विथ फर्स्ट इंडेक्स ये वाली है हमारे पास। तो 6 में से 333 माइनस हो जाएगा यहाँ पर एंड वी विल बी गेटिंग रिजल्ट एज 333 ओवर हियर। सेकेंड इंडेक्स आपके पास यहाँ तो अवेलेबल है बट यू डोंट हैव सेकेंड इंडेक्स ओवर हियर, तो उसकी जगह 9 वैल्यूज आ जाएंगी। इन द सेम वे हमारे पास जो R1 अवेलेबल नहीं है ऊपर, यहाँ पे R1 आपके पास अवेलेबल नहीं बट यू हैव R1 ओवर है, तो उसका रिजल्ट आपको 9 यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
तो ये बिल्कुल एडिशन जैसा ही एग्जीक्यूशन हुआ है यहाँ पर. सो दिस आर अवर रिजल्ट्स. तो ये सब्ट्रैक्शन फंक्शन था. सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर का यूज किया था हमने यहाँ पर, और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट. एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज सब फंक्शन. तो प्रिंट और df1 माइनस df2 बिल्कुल सेम करेगा. df1 डॉट सब एंड df2. तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है दैट विल बी सिमिलर टू द अबव स्टेटमेंट ओवर हियर. उसको हमने सेव किया, फिर मैंने यहाँ पे इसको F5 की प्रेस किया. तो देखिए सेम रिजल्ट्स आर कमिंग, नो डिफरेंस इज देयर. अब डिफरेंस कब आएगा? जब आप यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आर सब. तो मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज आर सब. आर सब का मतलब होता है रिवर्स सब. तो दिस विल बी रिवर्स सब, और इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? दैट विल बी df2 माइनस df1. तो सब्ट्रैक्शन में तो df1 माइनस df2 इज गोइंग टू मेक डिफरेंस विद df2 माइनस df1. इसको जाकर मैंने फिर से F5 की प्रेस किया है. तो अब आपको यहाँ दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा. ये वैल्यूज देखिए आप, और ये वाली वैल्यूज देखिए. सो यू आर गेटिंग सम डिफरेंसेस ओवर हियर. सो दिस इज द फंक्शन आर सब एंड सब. In the same way, ये तो हमारा सेकंड ऑपरेटर था सब्ट्रैक्शन. द थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में भी स्टार ऑपरेटर यूज होता है, मल यूज होता है, और आर मल यूज होता है हमारे पास. In this section of the tutorial, we are going to learn about certain statistics functions over here. The first function will be minimum, maximum, then sum, count, and in further sections we are going to learn about mean, median, mode, quantile function. So let's begin with the mean function first. तो mean function एक statistics function होता है जो statistics जो है वो डेटा की कैलकुलेट करने का काम करता है. ऑब्वियसली mean function है. So it is going to return minimum value from a given set of data. इसका जो सिंटैक्स होता है इसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं. सो mean function एक तो आप विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं. देन इसके साथ में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं. द फर्स्ट वन इज द एक्सेस. The first one is the excess argument. ये जो excess argument होता है इसकी वैल्यू या तो आप 0 यूज कर सकते हैं और you can use 1 with it. So अगर आप यहाँ पे 0 excess यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो है यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं. अगर आपने यहाँ पे 1 दिया है इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रो स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो ये रो का मिनिमम निकालेगा और ये कॉलम का मिनिमम निकालेगा. देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट वी हैव इज एज skip NA. Skip NA stands for skip non values, that is not available values. तो इसकी वैल्यू या तो आपके पास ट्रू हो सकती है और यू कैन हैव इट्स वैल्यू एज फॉल्स. बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होती है. मतलब जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस यूज करने वाले हैं तो जो नॉन वैल्यूज होंगी दे विल बी स्किप्ड फ्रॉम योर डेटा फ्रेम. सो दिस विल बी स्किप्ड. देन द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज न्यूमेरिक ओनली. न्यूमेरिक ओनली जो रहता है वो डेटा फ्रेम में सिर्फ नंबर्स को प्रोसेस करने का यहाँ पे काम करेगा. सो आइदर यू कैन सेट इट टू ट्रू और यू कैन सेट इट टू फॉल्स. तो अगर आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को ट्रू सेट किया है इसका मतलब है कि सिर्फ नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे एंड बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू भी जो है वो हमेशा ट्रू ही होता है. तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज सेट टू ट्रू. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है हमारे पास में इन सबके. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस फंक्शन प्रैक्टिकली. यहाँ पे मेरे पास में फिर ITLE की एक फाइल है, इसको मैं सेव कर लेती हूँ. सेविंग इट एज स्टैटिस्टिक्स 1 और अगेन वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट pandas ओवर हियर. तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा import pandas as pt. and now we are going to create a data frame over here. and for creating a data frame मैंने यहाँ पे फिर एक लिस्ट ले लिया है और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए. And then we are going to put some values over here. Yes. और 4 मैंने यहाँ values दे दी हैं. This is second row. This is third row. And this is fourth row we have. So we have this रोज ओवर है. तो 4 रोज 4 कॉलम का मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया है. यूजिंग दिस लिस्ट वी आर गोइंग टू मेक अ डेटा फ्रेम. तो df लिखा हमने यहाँ पर. देन pd डॉट डाटा फ्रेम
और इसके अंदर हमने लिस्ट को पास कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इंडेक्स वैल्यूज एंड कॉलम वैल्यूज ओवर है। तो इंडेक्स हमने यहाँ पर ले लिया है, 4 रोज है मेरे पास। दिस विल बी R1, दिस विल बी R2, दिस विल बी R3, दिस विल बी R4 एंड इन द सेम वे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कॉलम एक्सेस। तो कॉलम के लिए हमने यहाँ पे कॉलम्स ले लिया है इक्वल्स टू, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड नेम्स ऑफ द कॉलम्स ओवर है। तो कॉलम्स के नाम के लिए मैंने इसको C1 दे दिया है, देन वी हैव दिस एज C2, उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको दे दिया C3, देन यहाँ पर हमने दे दिया C4, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं यहाँ पर, एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस फंक्शन। तो यहाँ पे डेटा फ्रेम के साथ में हमने लिस्ट प्रोवाइड किया फॉर डेटा। फॉर इंडेक्सेस वी हैव वैल्यूज एज R1, R2, R3, R4। ये गलती से डॉट लग गया इंस्टेड ऑफ कॉमा। देन वी हैव C1, C2, C3 एंड C4। तो यहाँ पर हमने कॉलम्स प्रोवाइड कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू व्यू द डेटा फ्रेम एंड फॉर दैट राइटिंग द फंक्शन एज प्रिंट, और मैंने यहाँ लिखा df एंड इसको मैंने सेव किया यहाँ पर एंड प्रेसिंग F5 की। तो ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट मिनिमम फंक्शन विथ इट्स आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके वेरिएशंस भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट इज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे मिनिमम फंक्शन यूज करते हैं, मिनिमम फंक्शन की वैल्यूज को देखने के लिए मैं यहाँ पर इसको सीधे प्रिंट भी करवा देती हूँ। सो आई एम राइटिंग df डॉट min एंड प्रोवाइडिंग नो आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे दे विल बी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स उनकी वैल्यूज क्या होती है, इफ आई एम गोइंग टू यूज एक्सेस और मैंने यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो सिस्टम उसको क्या कंसिडर करेगा, एक्सेस 0 कंसिडर करेगा। स्किप एनी दैट इज स्किप नॉट अवेलेबल वैल्यूज, तो स्किप नॉट अवेलेबल वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, ट्रू। और बाय डिफॉल्ट तो मेरे डेटा फ्रेम में सारी वैल्यूज नंबर ही हैं, बट स्टिल ये जब अपना काम करेगा तो क्या लेकर करेगा, तो न्यूमेरिक ओनली वैल्यूज भी ये क्या मान के चलेगा कि डेटा फ्रेम्स के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी दैट विल बी डन ओनली ऑन द नंबर्स ओनली। तो ये यहाँ पे नंबर्स ले लिए हमने, इसको सेव किया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट ऑफ द डेटा फ्रेम कि हाउ इट वर्क्स। तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज क्या करेगा, चूंकि एक्सेस 0 दिए तो उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले पहला कॉलम देखा है यहाँ पर, यहाँ पे इसने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम लिया है और इस कॉलम के अंदर देखिए दिस आर द वैल्यूज ओवर है, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो थी दैट वाज 22 एंड दैट इज रिटन ओवर है। देन इट कंसीडर्ड द सेकंड कॉलम ओवर है, क्योंकि एक्सेस 0 है तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 32 है, तो इट इज गिविंग 32। और यहाँ पे हमने थर्ड कॉलम देखा, थर्ड कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू 22 है तो 22 इसने रिटर्न किया, और फोर्थ कॉलम में जब हम गए तो सबसे छोटी वैल्यू 21 है, सो इट इज रिटर्निंग 22। सो दिस इज द वे इट इज गोइंग टू वर्क। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आई एम गोइंग टू यूज इट्स एक्सेस आर्ग्यूमेंट। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर जाकर इसमें एक्सेस और एक्सेस की वैल्यू मैंने यहाँ चेंज करके डाल दिया 1। तो यहाँ पर हमने इसकी एक्सेस को सेट किया है 1 पर, तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आएंगे, विथ एक्सेस 0 एंड विथ एक्सेस 1। इसकी रिजल्ट वाली स्क्रीन को पहले मैं क्लोज कर देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस पोर्शन। इसको मैंने यहाँ पे रन किया, तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट्स देखिए। सो यहाँ पर अब रो कंसीडर होगा, रो कंसीडर होगा तो इसने सबसे पहले ये रो लिया और यहाँ पर रो के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 21 है, तो देखिए R1 की वैल्यू 21 है, R2 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 22 है, सो इट इज रिटन ओवर है। R3 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू 43 है, दैट इज डिस्प्लेड ओवर है, एंड R4 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है दैट इज 76, एंड दिस इज व्हाट इट इज प्रिंटिंग। तो ये रो वाइज जो है काम करेगा। तो एक्सेस 1 देते हैं, तो एक्सेस 1 क्या करती है, रोज को कंसीडर करती है और रोज की मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न कर रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग द मिनिमम फंक्शन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर इसकी पैने का यूज करेंगे। इसकी पैने में मुझे नल वैल्यूज चाहिए। नल वैल्यूज लाने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट में मैंने पहली वाली जो रो है उसमें एक ही वैल्यू
एक वैल्यू कम दी, मतलब 4 वैल्यूज देनी थी और मैंने एक वैल्यू कम डाली, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वहाँ पर जो है नन वैल्यू इंसर्ट कर देगा। और यू कैन इंसर्ट नन वैल्यूज विथ योर हैंड्स ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पर एन तो कोई कांस्टेंट होता नहीं है डिफाइन, तो मैंने यहाँ पर एनओएन नन डाल दिया। तो मेरी जो सेकंड रो होगा उसका जो थर्ड वाला कॉलम होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे नन वैल्यूज मिल जाएंगी। एंड वन मोर वे इज देयर, तो मैं यहाँ पर numpy को इंपोर्ट कर लेती हूँ। आई डोंट नो वेदर numpy इज इंस्टॉल ऑन माय सिस्टम और नॉट, तो मैंने numpy का यूज़ किया, np ले लिया। और अगर आपको नल वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करवानी है तो वी कैन, मैं यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में गई और मैंने यहाँ पर जाकर लिख दिया np.nan। अभी हम सिर्फ डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे इसके एग्जीक्यूशन में भी चेंजेस करूँगी। मैंने इसको F5 की प्रेस किया। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पेने इज ट्रू, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी पेने ट्रू था, तो ये नन वैल्यू को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी कॉलम में नन वैल्यूज हैं, वो मिनिमम है, मैक्सिमम है, वो कुछ भी कंसिडरेशन नहीं कर रहा है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट आप नन वैल्यूज को स्किप कर देते हैं, उसको स्किप करके रिजल्ट सेट को जो है वो व्यू करते हैं। So now what I am going to do, I am going to set this skip NA as true। तो अगेन मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को तो यहाँ पर यहाँ चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया skip NA इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे चेंज करके इसको लिख दिया false। सेम थिंग डूइंग ओवर है, ऐसा करते एक ट्रू लेके चलते और एक false, तो डिफरेंस समझ में आएगा आपको। इसको अभी मैं हैश कमेंट कर देती हूँ। सो ये ले लिया मैंने, और यहाँ पर जाकर हम लिखते हैं प्रिंट df.main। ये जीरोथ एक्सिस पे काम कर रहे हैं, दोनों ही फंक्शन जीरोथ एक्सिस पे काम कर रहे हैं अभी। तो मेरा जो मेन फंक्शन है वो काम कैसे करेगा, तो जीरोथ एक्सिस पे वो मिनिमम सर्च करेगा विदाउट स्किपिंग द नन वैल्यूज, और यहाँ पर विथ बाय स्किपिंग द नन वैल्यूज इट इज गोइंग टू फाइंड आउट मिनिमम ऑफ जीरोथ एक्सिस। इसको सेव किया हमने एंड प्रेसिंग F5 की ओवर है, तो यहाँ F5 की प्रेस किया, सी द रिजल्ट्स। पहले वाले के रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं और सेकंड वाले में नन वैल्यूज कहाँ मिल गई उसको, तो उसने सबके रिजल्ट्स क्या दे दिए, C2 C3 C4 सब में नन आ गया। ठीक, सो दिस इज द वे इट विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर आप रो वाइज इसको देखना चाहें तो यहाँ पर आप एक्सेस ले लीजिए, एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर भी हम एक्सेस इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो एक्सेस इक्वल्स टू 1। और तो पुराने रिजल्ट्स को मैं हटा देती हूँ यहाँ से, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस रिजल्ट्स। तो ये देखिए रो वाइज हम मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको स्किप होके आ रहा है नन वैल्यूज, और यहाँ पे चूंकि नन वैल्यूज है तो दे आर द मिनिमम ऑफ ऑल, तो उसने यहाँ पे नन वैल्यूज रिटर्न कर दिया। सो दिस इज द वे इट विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इन द सेम वे अगर मैं यहाँ नन वैल्यूज ना देकर यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी देती हूँ जो अल्फाबेट के फॉर्म में है, मैंने यहाँ दे दिया ABC। ठीक, अब बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या कंसीडर करता है, इट कंसीडर्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। अभी इसकी पेने को भी मैं कमेंट कर देती हूँ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज को ही कंसीडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे दोनों df.min ले लेती हूँ, प्रिंट df.min, और अभी दोनों में न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो कंसीडर किया है। F5 की प्रेस किया। अब देखिए मेरे एक कॉलम जो है C2, इसके अंदर हमने यहाँ पर ABC डाला था, तो आप रिजल्ट्स के अंदर देखेंगे तो न्यूमेरिक कॉलम के अंदर आपको रिजल्ट C2 नहीं दिखेंगे, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम्स को कंसीडर कर रहा है। तो ऐसा कोई भी कॉलम जो नॉन न्यूमेरिक है, अगर उसमें सिंगल वैल्यू भी नॉन न्यूमेरिक है तो वो कॉलम का डेटा टाइप चेंज होकर ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट इज इन कंसिडरेशन। तो अभी हम कॉलम वाइज बात कर रहे हैं तो ये कॉलम्स आ गए हैं, जब हम रो की बात कर रहे हैं तो रो में भी जो है यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जाकर इस तरह से ये आपके आउटपुट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दिस इज योर न्यूमेरिक ओनली। यस, बट अगर आपकी केस में अगर आपने न्यूमेरिक को ट्रू कर दिया तो मिनिमम मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं दे वर्क ऑन नंबर्स ओनली। तो अगर आपने न्यूमेरिक ओनली को फॉल्स कर दिया, मतलब आप अगर अल्फ़ाबेट्स को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं तो सिस्टम आपको एरर जो है वो फ्लैश करता है, क्योंकि कोई भी स्टैटिस्टिक्स फंक्शन जो है वो उस पर वर्क नहीं करेगा। किस पर वर्क नहीं करेगा, नॉन न्यूमेरिक डेटा पे काम
नहीं करता है। तो अगर हमने यहाँ पर इस तरह से इसको दे दिया और इसको मैंने दे सेट किया फॉल्स, तो इसको हमने यहाँ सेव किया एंड देन वी आर एग्जीक्यूटिंग इट, तो आप देखिए यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। तो दिस इज द वे योर मेन फंक्शन वर्क्स। और बिल्कुल इसका रिवर्स कौन काम करेगा, तो इसका रिवर्स काम करेगा मैक्स फंक्शन। तो द सेकंड फंक्शन इज मैक्स फंक्शन। दिस मैक्स फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन डेटा सेट। बाकी के आर्ग्यूमेंट्स इसमें वही रहेंगे, एक्सिस, स्किप एन, न्यूमेरिक ओनली वगैरह वगैरह। सो आर्मल का यूज देखने के लिए हम यहाँ पे सेम डेटा फ्रेम का यूज कर लेते हैं। सो वी आर हैविंग दिस डेटा फ्रेम। हाँ, मैं सबके साथ में एक और चीज बता देती हूँ, SUB सब एंड R सब फंक्शंस जो रहते हैं, यहाँ पे आप अगर स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे तो इट इज गोइंग टू जनरेट सम एरर्स, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक नंबर या दो स्ट्रिंग्स को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट कैन नॉट बी डन ओवर हियर। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो आई एम हैविंग दिस डेटा फ्रेम ओवर है और इंडेक्सेस भी चेंज ही रखते हैं। बस हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, अभी मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ से कट कर लेती हूँ एंड इसको मैं अनकमेंट कर देती हूँ। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस ऑपरेटर माइनस विथ स्टार। इसको जाकर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर F5 की प्रेस किया। तो यहाँ पे जब हम रिजल्ट्स देखेंगे देन विल फाइंड द रिजल्ट्स ओवर हियर। तो ये जीरो रो के जो वैल्यूज हैं दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन वैल्यूज, और जो फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट रो इंडेक्स वैल्यूज। और बाकी सबके केस में यहाँ पे आपको नैन एज अ रिजल्ट मिल जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन के केस में आप मल फंक्शन यूज करें या फिर आप आरमल का यूज करें, दे आर गोइंग टू रिजल्ट इनटू सेम वैल्यूज। तो यहाँ पे फंक्शंस बने हुए हैं बट दे विल बी इंटरप्रेटेड इन द सेम वे। इसको मैंने पेस्ट किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू change df1 sub to annual mul, and same way this will be r mul. इसको हमने सेव किया। this will be reverse multiplication and here we are going to write multiplication. तो मल्टीप्लीकेशन में आप df1 की वैल्यू को df2 में मल्टीप्लाई करें या df2 की वैल्यू को df1 में, इट इज गोइंग टू रिजल्ट सेम। तो मल और आर मल का रिजल्ट हमेशा यहाँ पर सेम आएगा एंड स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे आप इसको स्ट्रिंग वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने की कोशिश करेंगे देन यू विल बी गेटिंग सम एरर। सो दिस इज द यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फंक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। एंड द लास्ट वन इज द स्लैश ऑपरेटर, और इसके लिए जो फंक्शंस अवेलेबल हैं दैट इज div एंड rdiv फंक्शंस, इनको हम यूज करके देख लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, same indexes values will be divided over here. तो same data frame with same indexes है ना। So what I am going to do over here, मैं इसको uncomment कर देती हूँ and commenting this and I am going to replace this star with slash operator। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने F5 की प्रेस किया। So अब आप यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स में, तो ये जीरो इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं 12, 23, 45 एंड 56 दे विल बी डिवाइडेड बाय 2 ओवर है, और जो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी दिस वन। 6 आया, 23 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11.5, 45 को 2 से डिवाइड किया और 56 को 2 से डिवाइड किया। इन द सेम वे फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं दे आर डिवाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट इंडेक्स ओवर है एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स ओवर है। और बाकी जो दो इंडेक्सेस है वो अवेलेबल ही नहीं है 2 एंड R1, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज नॉट अ नंबर आपको प्रिंट हो रही हैं। सो दिस इज स्लैश ऑपरेटर, और स्लैश ऑपरेटर और div फंक्शन सेम इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने मल को चेंज किया div के अंदर। सो दिस विल बी df1 div df2। इसको हम F5 की प्रेस करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग सेम रिजल्ट्स ओवर, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट्स। So we are getting same results over here। और इसके बाद में हम यहाँ पे rdiv का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगा, df2 की जो वैल्यूज हैं they will be divided by df1, so we will be getting difference in the results over here। तो reverse of division, reverse division will be there, that is df2 will be divided by the values of df1।
इसको हमने फिर F5 की प्रेस किया है, सो वी आर गेटिंग चेंजेस ओवर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरी 0th रो है, दिस वन 611 पॉइंट, नो दिस नॉट दिस वन, फर्स्ट यस दिस वन इज, तो रिजल्ट्स थे हमारे, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी 0th रो है ये और ये है। तो यहाँ पे डिवीजन कैसा होगा, 2 डिवाइडेड बाई 12, 2 divided by 23, 2 divided by 45 and 2 divided by 56. In the same way, 3 divided by 6, 3 divided by 6, 3 divided by 6 and 3 divided by 6, and results we are getting like this over here. तो df2 divided by df1 अगर आपको परफॉर्म करना है, then we can make use of df1 r div df2. इसका रिजल्ट इस तरह से आएगा. So these were all binary operations on data frames. So this is the syntax of max function. Same arguments are used over here. max के साथ में access का use करेंगे, skip and then numeric only. तो तीनों arguments यहाँ पे same use होंगे. Default values are also same. max के अंदर भी access की जो default value होती है वो 0 होती है. skip and is set to true and numeric only is also set to true. तो this is the use of max function. maximum value निकालेगा, just reverse of minimum function. And for this example I'm going to use the same data frame. तो list बना लिया है, same way में मैंने यहाँ पे same list I am using, and इस list को हमने यहाँ पे data frame में pass कर दिया है. Now we are going to see the variations of maximum function. तो हमने यहाँ पर जाकर df लिखा डॉट और max ले लेते हैं, उसके रिजल्ट्स को व्यू करने के लिए हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रिंट में ले लेते हैं. अब यहाँ भी सेम चीज होगी, एक्सेस कंसीडर्ड विल बी 0th एक्सेस एंड दैट इज कॉलम वाइज एक एक कॉलम निकालेगा, उसका मैक्सिमम निकाल के देगा. skip na is set to true and in the same way numeric only is also set to true. इसको हमने यहाँ सेव किया एंड आफ्टर सेविंग इसको मैंने F5 की प्रेस किया. Sum has no attribute nan because wait it should be capital N. ये जो N लिखा है it should be, ये constants हैं, so they are already defined and they are case sensitive. So yes. So we can see डेटा फ्रेम और प्रिंट कर लेते हैं. यहाँ पे डेटा फ्रेम भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो चेक करने में हमको थोड़ा सा इशू आएगा. सो यहाँ पर हमने प्रिंट ले लिया एंड देन वी आर प्रिंटिंग द कंटेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम. इसको हमने फिर F5 की प्रेस किया. सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ आवर डेटा फ्रेम. यहाँ पे 3 रोज में नैन वैल्यूज हैं. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट मैक्सिमम एंड हियर वी आर गोइंग टू स्किप नैन वैल्यूज. और जब हम नैन वैल्यू स्किप कर रहे हैं सो एवरी कॉलम इज प्रिंटिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 76 है, सेकंड कॉलम में 78 है, थर्ड कॉलम में 98 है एंड फोर्थ कॉलम के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 76. सो एज दे आर प्रिंटिंग इन द सेम वे. अगर मैं यहाँ पर एक्सेस चेंज करती हूँ, इफ आई एम गोइंग टू चेंज द एक्सेस, 0 की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया एक्सेस नंबर 1 एंड फॉर दैट हमने यहाँ पे लिखा एक्सेस इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एक्सेस लिया है, इसको मैंने F5 की प्रिंट किया. तो जब हम यहाँ पे एक्सेस 1 प्रिंट कर रहे हैं सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यूज ओवर हियर, स्किपिंग द नैन वैल्यूज. तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 32 है, सेकंड रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 55 है, थर्ड रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 55 है एंड फोर्थ रो के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 98 है. तो यहाँ पर जाकर इस तरह से हमारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है व्हेन वी आर चेंजिंग द एक्सेस. अब आफ्टर चेंजिंग द एक्सेस हम यहाँ पे skip na का यूज कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा skip na एंड वी आर सेटिंग इट टू फॉल्स. यहाँ पे कॉमा साइन लगाया मैंने और यहाँ पे लिया skip na इक्वल्स टू फॉल्स. ठीक, इनको दोनों को हमने सेव कर लिया है और 2 रिजल्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे. उसको हमने F5 की प्रेस किया. सो नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट जो है skip na को कंसीडर करके हम लोग मैक्सिमम जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे. तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में रोज में सॉरी कॉलम के अंदर तो C1 के अंदर कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, सो इट इज रिटर्निंग 76. C2 के अंदर जो एक नैन वैल्यू है
तो यहाँ पे जब नैन वैल्यू को आप कंसीडर करते हैं तो इट ऑलवेज गिव्स रिजल्ट्स एज नैन। तो यहाँ पे C3 में भी देखिए नैन आ रहा है, C4 में भी। सेम थिंग इज हैपनिंग इन केस ऑफ रोज ऑल्सो। फर्स्ट रो में नैन वैल्यू है, सेकेंड रो में नॉन नैन वैल्यू है, थर्ड रो में भी नैन वैल्यू है, सो एज इट इज प्रिंटिंग। और फोर्थ में चूंकि नैन वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ पर इसको R4 का मैक्सिमम प्रिंट कर रहा है। सेम थिंग हैपन्स विथ न्यूमेरिक ओनली। तो न्यूमेरिक ओनली के अंदर नंबर्स कंसीडर करेंगे। अगर आपने इसको फॉल्स सेट कर दिया है तो ये एरर जनरेट करता है। तो न्यूमेरिक ओनली के केस में हमारे जो बेसिकली फंक्शंस होते हैं, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस होते हैं, बेसिकली दे वर्क ऑन नंबर्स ओनली। Statistics is all about numbers only. So as they give us the errors. So this was your maximum function. अब मैक्सिमम फंक्शन के बाद हमारे पास जो अगला फंक्शन आता है दैट इज द फर्स्ट सम फंक्शन। एंड लकीली सारे फंक्शंस के सिंटेक्स जो है ऑलमोस्ट सेम है, तो उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स उनकी यूसेज भी ऑलमोस्ट सेम है। एक्सिस के ऊपर आपको सम निकालना है तो जीरोथ एक्सिस दे दिया तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सम ऑफ द कॉलम्स, और अगर फर्स्ट एक्सिस दे दिया तो वी आर गोइंग टू कंसीडर द सम ऑफ द रोज। स्किप एंड ट्रू किया हमने तो यहाँ पर नैन वैल्यूज जो है वो स्किप हो जाएंगी। इफ यू आर गोइंग टू सेट न्यूमेरिक ओनली ट्रू और फॉल्स तो उस वे में वो वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज अवर सम फंक्शन। सो दिस इज द वे सम फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। तो सम का हम यूज यहाँ पे करके देख लेते हैं। सो दिस इज अवर डेटा फॉर द लिस्ट, और फिर हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। आफ्टर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स सम। तो हमने यहाँ लिखा df सम, और अभी हम इसके पैने का भी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सो इसको हटा दिया हमने, इट शुड बी सम। ओके, इसको भी मैं हटा देती हूँ यहाँ पे so that we can see proper results. Now I am going to press F5 की over here. जैसे मैंने यहाँ पे F5 की प्रेस किया तो यहाँ पे ये कॉलम की वैल्यूज का हमको सम जो है वो रिटर्न कर देगा। सो वी आर गोइंग टू get the sum of following values. देखिए नैन को स्किप किया है तो ये चारों वैल्यूज जो है यहाँ पर एड होकर आपको रिजल्ट आ रहे हैं। ये चारों वैल्यूज का एडिशन, इन चारों वैल्यूज का हमने एडिशन किया है और इन चारों वैल्यूज का हमने एडिशन करके यहाँ पे रिजल्ट्स को कंसीडर किया हुआ। सो दिस इज द वे वी कैन गेट सम ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पर अगर आपको रोज का सम करना है तो हम एक्सिस जो है वो क्या पास करेंगे, वी आर गोइंग टू पास एक्सिस एज 1। इसको हमने F5 की प्रेस किया तो वी आर गेटिंग सम अलोंग द एक्सिस। So we have this axis, और ये देखिए तो यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो 23 प्लस 32 प्लस 22 हुआ, दैट इज 77, और यहाँ पे ये एडिशन हुआ है। सो लाइक दिस योर नंबर्स आर एडेड ओवर हियर। अब यहाँ पर हम इसकी पैने का भी यूज करके देख लेते हैं। तो डीएफ के अंदर हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पे लिखा स्किप NA एंड वी आर सेटिंग इट टू ट्रू, और सॉरी बाय डिफॉल्ट इज ट्रू ओनली, आई एम गोइंग टू सेट इट टू फॉल्स। इसकी पैने हमने यहाँ पे फॉल्स ले लिया है और यहाँ पे जाके इसको हमने F5 की प्रेस किया। नाउ वी आर गोइंग टू वेट ओके, मैंने ये यहाँ गलत जगह ले लिया है, दैट्स व्हाई। इसको हम F5 की फिर से प्रेस करते हैं। सो दिस टाइम वी आर गेटिंग नैन वैल्यूज। तो नैन में अगर आप कुछ और ऐड कर रहे हैं सो इट इज गोइंग टू रिटर्न यू नैन। तो मेरे जो तीनों रोज हैं सब में नैन वैल्यूज हैं, तो सब में नैन रिटर्न हो रहा है। जहाँ पे नैन वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपको सम होकर आ रहा है। सो दिस इज द वे इट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड इन केस इफ आई एम गोइंग टू टेक एक्सिस एज 0 तो जीरो में कॉलम्स के अंदर वो चेकिंग करेगा और फिर कॉलम के अंदर की जो नैन वैल्यूज है वो रिटर्न करेगा, ठीक। एंड सो दिस वाज दिस सम फंक्शन। सब नंबर्स का ही होता है तो
sum function is going to work on numbers only. Then the next function is the count function. Count function basically not available entries को count करने का काम करता है data frame के अंदर, और इसके सिंटेक्स के अंदर skip NA is not an argument over here because by default जो count function होता है वो non NA values पे ही ऑपरेट करता है. So we don't have that particular argument in it. तो यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा, न्यूमेरिक only मिलेगा. इसको भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हमारी फाइल के अंदर. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर द सेम डेटा सेट. यहाँ पर हमने pandas इंपोर्ट किया है. देन वी आर क्रिएटिंग अ लिस्ट विथ 4 रोज एंड देन उसको हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है. इंडेक्सेस दे दिए हैं, कॉलम्स दे दिए हैं. तो प्रीवियस एग्जाम्पल का ही कंटेंट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट और df डॉट काउंट. आई एम यूजिंग ओवर हियर. काउंट लिया है मैंने, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो एक्सिस जो है वो 0 कंसीडर की जाएगी, दैट इज द कॉलम एक्सिस. इसको हम F5 की प्रेस करके इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं. सो नाउ दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन. और यहाँ पर कॉलम्स देखते हैं. देखिए कॉलम है आपके पास. तो फर्स्ट कॉलम में 4 वैल्यूज है, नो नैन वैल्यूज अवेलेबल, तो इट इज रिटर्निंग यू 4. C2 के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक नैन वैल्यू है और 3 नॉन नैन वैल्यूज हैं, सो इट इज रिटर्निंग अस 3. एंड C3 के अंदर भी सेम स्टेटस है, 3 नॉन नैन वैल्यूज हैं, सो इट इज रिटर्निंग यू 3. सेम इज द स्टेटस विद द C4. तो यहाँ पर आपको ये C4 की नॉन nn वैल्यूज के नंबर्स रिटर्न कर रहा है. तो ये वैल्यूज को काउंट करता है जो नॉन nn वैल्यूज होती हैं उनको. सो दिस इज ऑन एक्सिस 0. और अगर इसकी एक्सिस को हम चेंज कर लेते हैं, सो हियर आई एम गोइंग टू चेंज द एक्सिस, दैट इज 1. इसको मैंने चेंज किया. नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल और इसको मैंने यहाँ पर जाकर F5 की प्रेस किया. F5 की मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया है. सो वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट्स हुआ है. और यहाँ पर जाकर दिस इज माय फर्स्ट रो. फर्स्ट रो के अंदर 3 नॉन नैन वैल्यूज हैं. सेकेंड रो के अंदर 3 नॉन nn वैल्यूज हैं. R3 के अंदर भी सेम स्टेटस है एंड R4 के अंदर कोई भी नैन वैल्यू नहीं है, सो इट इज रिटर्निंग अस 4. सो दिस इज काउंट फंक्शन हुआ है. नेक्स्ट सीरीज में आपसे फिर मिलते हैं. थैंक यू.